अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन, एक शानदार वीडियो के साथ। दोस्तों, ज़बान तहरीर का मकसद अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना होता है। जब हम बात करते हैं तो अपने चेहरे के तासुरात, लबो लहजे के तगय्युरात, आवाज़ के ज़ेरो-बम और बात के दौरान मौजू जगहों पर वक्फे देकर अपनी बात को हम ज़्यादा से ज़्यादा मौसर बनाते हैं। लेकिन तहरीर में हमारा कार्य हमारे सामने नहीं होता है, जो पढ़ रहा है वो सामने नहीं होता है। लिहाजा उसके लिए तहरीर के दौरान में कुछ अलामतों, इशारों को इस्तेमाल किया जाता है। इन इशारों और अलामतों को पंक्चुएशन यानी रुमूज़े औक़ाफ़ कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कहीं फुल स्टॉप, कहीं सवालिया निशान, कहीं कोमा वगैरह लगाए जाते हैं, तो इन्हें कब और कहाँ इस्तेमाल करते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है, वरना तहरीर ज़्यादा जो है सही और मौसर नहीं समझी जाती है। इसलिए इस वीडियो में आपको इन सब की आज तफसील बता दी जाएगी ताकि आप अच्छे से लिख सकें। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बता दूं कि तहरीर और वीडियो दोनों शक्लों में अंग्रेजी सिखाने वाली बेहतरीन किताब रहनुमाई अंग्रेजी छपकर आ गई है। 2 जिल्दों और 880 सफ़ात पर मुश्तमिल इस किताब की मजमूई कीमत फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ 450 रुपये रखी गई है। हिंदुस्तान में कहीं भी मंगवा सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए रब्ता करें 76 67 63 52 99। चलिए शुरू करते हैं। पंक्चुएशन मार्क। सबसे पहले जानते हैं कि पंक्चुएशन मार्क्स क्या होता है। इसका माना है रुमूज़े औक़ाफ़, वो अलामतें या इशारात जिनसे ये मालूम हो पाता है कि इबारत या तहरीर में किस जगह कितना वक्फ़ करना ज़रूरी है, कितना रुकना ज़रूरी है। वो अलामतें या इशारात जिनसे ये मालूम हो पाता है कि इबारत या तहरीर में किस जगह कितना वक्फ़ करना ज़रूरी है, उन्हें पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं, रुमूज़े औक़ाफ़ कहते हैं। अंग्रेज़ी में अक्सर इस्तेमाल होने वाले यानी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले रुमूज़े औक़ाफ़ तकरीबन 14 या 15 है। कुछ के ज़्यादातर 14 बोला जाता है, कुछ के मुताबिक 15 भी है। हर एक की तफसील आगे आएगी, मुख्तसर यहाँ फहरिस्त दी जा रही है ताकि पता चल सके। पहला है फुल स्टॉप, इसे पीरियड भी कहते हैं, उर्दू में ख़त्मा या वक्फ़े ताम। क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान। एक्सक्लामेशन मार्क, फुजाइया या अलामत ताज्जुब। कॉमा यानी सकता। कोटेशन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा, इसको दोनों कहते हैं। इंग्लिश में कोटेशन मार्क भी कह सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमा भी कह सकते हैं। उर्दू में वावेन। कॉलन राब्ता, सेमी कॉलन वक्फ़ा, अपोस्ट्रफी अलामत हज़फ, डैश निशान रब्त, हाइफन निशान इल्हाक़, और अगला है राउंड ब्रैकेट्स, हिलाली कौसैन। इस तरह कर्ली ब्रैकेट्स, घोंघरा ब्रैकेट्स जिसको बोलेंगे, और स्क्वायर ब्रैकेट्स यानी मुरब्बा ब्रैकेट, चौड़ा टाइप का होता है। और अगला है इलिप्सिस ये नुक्ते होते हैं, और स्लैश या ऑब्लिक। अगला है स्लैश या ऑब्लिक, दोनों कह सकते हैं इंग्लिश में। उर्दू में अलामत तगय्युर। तो ये तकरीबन 14-15 है। आखिर के जो स्लैश है इसको हटाकर 14 शुमार किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से जो पहली 3 अलामतें हैं यानी फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लामेशन मार्क, इनका इस्तेमाल किसी भी जुमला यानी सेंटेंस को मुकम्मल करने के लिए यानी ख़त्म करने के लिए किया जाता है। यानी जैसे ही जुमला मुकम्मल होता, ख़त्म होता, कंप्लीट होता, वहाँ पे इनमें से कोई एक अलामत लगती है। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या अलामत ताज्जुब यानी कि एक्सक्लामेशन मार्क, इनमें से कोई एक ज़रूर लगता है। तो आइए हर एक को तफसील से पढ़ लेते हैं। पहला है फुल स्टॉप, जिसे पीरियड भी कहते हैं, उर्दू में ख़त्मा या ख़िताम कहते हैं। ये कहाँ पे लगता है? जितने भी असर्टिव सेंटेंस हैं, असर्टिव सेंटेंस जो बताया गया है सेंटेंस की पहली किस्म में, असर्टिव सेंटेंस खा वो मुस्बत हो, मनफी हो, और इम्पेरेटिव सेंटेंस जितने भी हैं उन सब के आखिर में फुल स्टॉप आता है। ये पहले भी बताया गया है, यहाँ भी बताया जा रहा है कि जितने भी असर्टिव सेंटेंस है और इम्पेरेटिव सेंटेंस है इन सब के आखिर में फुल स्टॉप आता है। जैसे ही इज़ माई क्लोज फ्रेंड, वो मेरा जिगरी दोस्त है। तो क्लोज फ्रेंड बात मुकम्मल हो गई, असर्टिव सेंटेंस है, तो इसके आखिर में फुल स्टॉप आ गया। इस तरह आई डोंट लाइक हिम, मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ, यहाँ भी फुल स्टॉप आ गया। खालिद इज़ एट होम, खालिद घर में है, बात मुकम्मल हो गई है और यह असर्टिव सेंटेंस है, आखिर में फुल स्टॉप। इस तरह गो देयर, ये इम्पेरेटिव है, गो देयर वहाँ जाओ, हुक्मिया है, तो यहाँ भी फुल स्टॉप। लुक एट मी, मुझे देखो, यहाँ भी फुल स्टॉप। डोंट लाफ, हंसो मत, एक नॉर्मल सा हुक्म दे रहे हैं, तो यहाँ भी
फुल स्टॉप आखिर में लगेगा। तो जितने भी असर्टिव सेंटेंस इम्पेरेटिव हैं उन सब के आखिर में फुल स्टॉप लगता है। उसमें नेगेटिव भी हो सकता है और अफर्मेटिव भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन असर्टिव होना ज़रूरी है और इम्पेरेटिव होना ज़रूरी है। नोट, इसका नोट ये है कि शॉर्ट फॉर्म्स जैसे कि BA, MA, PM ये वगैरह के बीच में भी पहले फुल स्टॉप आता था। यानी पहले ऐसा होता था कि B के बाद एक फुल स्टॉप होता था, फिर A के बाद एक फुल स्टॉप होता था, ऐसे लिखते थे BA, MA, PM। लेकिन अब ऐसा नहीं लिखते हैं। अलबत्ता चंद अल्फाज में अब भी फुल स्टॉप लगाना लाजमी है, ज़रूरी है, उन्हें हमेशा छोटे हरूफ में ही लिखा जाता है, और वो ये हैं। पहला है EG। EG देखिए, E के बाद भी फुल स्टॉप है और G के बाद भी फुल स्टॉप है। ये शॉर्ट है, इसका फुल फॉर्म है एग्जाम्पली ग्राशिया। एग्जाम्पली ग्राशिया इसका माना उर्दू में होता है जैसे, मसलन, मिसाल के तौर पर। अगला है IE। IE इसके देखिए बीच में फुल स्टॉप है और आखिर में भी फुल स्टॉप है। इसका फुल फॉर्म है इडेस्ट। इडेस्ट माना है इसका यानी, यानी। अगला है ETC। ETC के आखिर में फुल स्टॉप लगता है हमेशा, ETC। ये इसका फुल फॉर्म है एटसेट्रा। एटसेट्रा बहुत बोलते हुए सुने होंगे आपने, एटसेट्रा एटसेट्रा बोलते हैं। इसका माना होता है वगैरह वगैरह, वगैरह होता है। जैसे बहुत सारी बातें बोलने के बाद बोलते हैं वगैरह वगैरह, तो इसीलिए उसके आखिर में ETC लगा देते हैं। जैसे हर एक को जुमलों में समझ लेते हैं। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, EG, तनवीर, तस्लीम, सिद्दीक, इम्तियाज़, ETC। मेरे पास बहुत से दोस्त हैं, मसलन तनवीर, तस्लीम, सिद्दीक और इम्तियाज़ वगैरह। तो यानी के लिए EG लगा लिया हमने, यानी मसलन, मिसाल के लिए EG, और वगैरह वगैरह के लिए ETC आखिर में लगाया। इस तरह आई हैव बिन ओनली 2 कंट्रीज़, IE, अमेरिका एंड अरब। शॉर्ट में इसका मतलब इसको बोल सकते हैं इट मीन्स, तो मैं सिर्फ 2 ममालिक गया हूँ, यानी अमेरिका और अरब। तो IE का भी इस्तेमाल आ गया। इस तरह लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन मार्क, यानी सवालिया निशान। जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं, यानी जो सवालिया जुमले हैं, उन सब के आखिर में हमेशा क्वेश्चन मार्क आता है। यानी ये अलामत होती है लिखने में कि आखिर में अगर क्वेश्चन ये सवालिया है तो क्वेश्चन मार्क ज़रूरी है, लाजमी है। जैसे आर यू मैड, क्या तुम पागल हो? तो अब यहाँ इसके आखिर में सवाल कर रहे हैं, क्वेश्चन है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो आखिर में क्वेश्चन मार्क आएगा। व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तुम अब क्या कर रहे हो? तो ये देखिए आखिर में आया फुल इसके क्वेश्चन मार्क। इस तरह डू यू हैव योर ओन हाउस, क्या तुम्हारा अपना घर है? इज़ दिस नोट योर पेन, क्या ये आपका कलम नहीं है? तो जिस तरह भी सवाल करेंगे आखिर में फुल क्वेश्चन मार्क ज़रूर आएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है एक्सक्लामेशन मार्क, यानी फुजाइया या अलामत ताज्जुब। जितने भी एक्सक्लामेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं, इसके बारे में पहले भी बताया गया, हर एक की तफसील आई है कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी कि जो दुआया जुमले होते हैं, उन सब के आखिर में एक्सक्लामेशन मार्क लगता है। नीज़ कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में भी जहाँ गुस्से वगैरह का इजहार हो, एक्सक्लामेशन मार्क लगता। कुछ ही ऐसे होते हैं जहाँ अमूमन गुस्से वगैरह का इजहार होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस के आखिर में भी एक्सक्लामेशन मार्क लगते हैं। इसकी भी वजाहत पहले आई है। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस दिस इज़, कितना खूबसूरत घर है ये। तो ये ताज्जुब का इजहार हो रहा है, इसलिए इसके आखिर में एक्सक्लामेशन मार्क है। आई लॉस्ट माई वॉच, आई लॉस्ट माई वॉच, मेरी घड़ी गुम हो गई, अफसोस। शी इज़ सो क्यूट, वो बहुत खूबसूरत है। गेट ऑफ माई वे, गेट ऑफ माई वे, मेरे रास्ते से हट जाओ। ये इम्पेरेटिव है, लेकिन गुस्से में बोला जा रहा है, एहसास का इजहार हो रहा है गुस्से में, इसलिए इसके आखिर में एक्सक्लामेशन मार्क है। इस तरह शट अप, खामोश। मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र दराज हो। इस तरह गॉड ब्लेस यू, अल्लाह आपको बरकत दे। तो ये दुआया है, इसलिए इसके आखिर में एक्सक्लामेशन मार्क आया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कॉमा। कॉमा का माना उर्दू में सख्ता होता है, ये निशान है। कॉमा का इस्तेमाल उमूमन कई जगह होता है, कई जगह करते हैं। इसमें उनमें से कुछ का जिक्र किया जा रहा। पहला है जुमला में कहीं थोड़ा सा ठहरने या सांस लेने के लिए, कहीं भी थोड़ा सा ठहरने की बात हो या सांस लेने की फुर्सत हो, तो वहाँ पे कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल समझते हैं, खालिद कम हियर, खालिद यहाँ आओ। तो अब ये जो खालिद बोलकर हल्का सा वक्फा हुआ है, थोड़ा सा सांस लिए हैं, थोड़ा सा पॉज दिए हैं, तो यहाँ पर कॉमा का इस्तेमाल होगा। इस तरह यस आई नो हिम, हाँ मैं उसे जानता हूँ। इस तरह नो आई डोंट लाइक हर, नहीं मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। इफ़ ही कम्स
आई वॉन्ट कम। अगर वो आएगा तो मैं नहीं आऊँगा। तो ये जो अगर वो आएगा फिर उसके बाद थोड़ा सा रुके हैं तो मैं नहीं आऊँगा, तो उससे पहले कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह इफ़ यू बीट मी आई विल किल यू। अगर तुम मुझे पीटोगे तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, यानी मैं तुम्हें जान से मार दूँगा। तो इस तरह इंग्लिश में इनके बीच में भी कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ भी बीच में हल्का सा वक्फा पॉज हो, सांस लेने की जगह हो। अगला है, दूसरा है कि जब कई चीज़ों की फहरिस्त हो, मुख्तलिफ़ चीज़ों की फहरिस्त हो या कई बातों का बेतरतीब तज़किरा हो, तो सब के बाद कॉमा लगाकर आखिर वाले में या तो एंड या और या नॉर लगाते हैं, जैसा जुमला होगा उसी हिसाब से। जैसे आई हैव अ पेन, अ पेंसिल एंड अ बुक। मेरे पास एक कलम, एक पेंसिल और एक किताब है। तो ये जो फहरिस्त हमने ज़िक्र की है, एक पेन, एक पेंसिल और एक किताब है, तो जो किताब यानी बुक जो आखिर वाला जो है उससे पहले एंड हमने लगाया है और उसके अलावा जो भी है उनमें कॉमा लगा दिया है हर एक के बाद। इस तरह अगली मिसाल है, ही हैज़ 2 बाइक्स, 3 कार्स एंड 4 हाउसेज। उसके पास 2 मोटरसाइकिल, 3 कार और 4 घर हैं। तो आखिर वाले में एंड लगाया है और उससे पहले जितनी लिस्ट है उसमें कॉमा लगा दिया है। इस तरह यू कैन गो टू दिल्ली बाय बस, ट्रेन और प्लेन। आप दिल्ली बस, ट्रेन या जहाज़ से जा सकते हैं। तो दिल्ली बस, ट्रेन, प्लेन, कई चीज़ों का दिल्ली जाने के बारे में बस, ट्रेन, प्लेन कई चीज़ों का तज़किरा है। तो हर एक के बाद कॉमा लगाएंगे और आखिर वाले से पहले और लगा दिया यहाँ पे। आगे अगला है कि तीसरा है कि शुरू में आने वाले एडवर्ब या एडवर्ब वाले फ़िक्रे के फ़ौरन बाद कॉमा लगाते हैं। जैसे फाइनली ही पास द एग्ज़ाम। आखिरकार वो इम्तहान में पास हो गया। ये जो फाइनली आया है ये एडवर्ब है, शुरू में आया है, इसलिए इसके बाद कॉमा लगाना ज़रूरी है। इस तरह सडनली हिज फादर्स केम बैक, हिज फादर केम बैक। अचानक उसके वालिद वापस आ गए। सडनली एक एडवर्ब है और शुरू में आया है। इस तरह टुडे आई कांट मीट हिम, आज मैं उससे नहीं मिल सकता। इस तरह विद इन अ मिनट ही सॉल्व द क्वेश्चन, 1 मिनट के अंदर ही उसने सवाल हल कर दिया। ये विद इन अ मिनट ये एक एडवर्ब है, लंबा है और शुरू में आया है, इसलिए कॉमा लगेगा। इन द एंड ही वॉन द मैच, बिलाखिर वो मैच जीत गया। तो इन द एंड ये एडवर्ब है, शुरू में आया है, इसलिए कॉमा लगेगा। इस तरह ऑल ऑफ अ सडन ही बिगैन टू लाफ, ऑल ऑफ अ सडन ही बिगैन टू लाफ, अचानक वो हंसने लगा। तो ऑल ऑफ अ सडन यह का पूरा एक एडवर्बर फ्रेज़ है, यानी एडवर्ब ही है और शुरू में आया है, इसीलिए इसके बाद कॉमा लगाना ज़रूरी है। चौथा है कि वावेन वाले जुमले या इबारत से बिल्कुल पहले, यानी जो इन्वर्टेड कॉमा जिस जुमले में इबारत में लगा हो उससे बिल्कुल पहले कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे माई डैडी सेज या माई डैड सेज नेवर हर्ट एनीवन। मेरे वालिद कहते हैं कभी किसी को तकलीफ़ मत दो। तो ये जो नेवर हर्ट एनीवन, इसको हमें जिक्र करना था, इसके दोनों जानिब हमने ये लगाया था, इन्वर्टेड कॉमा लगाया था। तो अब इससे पहले ये देखिए सेज है, माई डैडी सेज, तो यहाँ पर कॉमा लगाए हैं। इस तरह ही सेड आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। तो ये आई एम योर बेस्ट फ्रेंड जो है, उसने कहा कि मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ। आई एम योर बेस्ट फ्रेंड ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है चूँकि ये, इसलिए इससे पहले देखिए सेड के बाद कॉमा लगाया गया है। सर ही आस्क्ड मी डू यू नो हु आई एम। उसने मुझसे पूछा क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। इसमें भी देखिए उसी तरह हुआ है। अगला पाँचवा तरीका है कि जब जुमला की तरतीब के बीच में कोई लफ्ज़ या ताबीर आ जाए, खा वजाहत के लिए हो वो लफ्ज़ आए या किसी और वजह से आए, बीच में आ जाए, एक तरतीब चल रही थी जुमले की, बीच में कोई लफ्ज़ या ताबीर आए, तो ये जो दखल अंदाज़ी करने वाले हैं, इस लफ्ज़ या ताबीर के दोनों जानिब कॉमा लगाना लाजमी है। जो भी बीच में लफ्ज़ आए तो उनके दोनों जानिब कॉमा लगाना लाजमी है। जैसे एग्ज़ाम्पल है माई डैड हावेवर डिडंट एग्री। मेरे वालिद साहब किसी भी हाल में मुत्तफ़िक़ नहीं थे। तो इंग्लिश में जब जुमला बनाया गया तो माई डैड हावेवर डिडंट एग्री, हावेवर शुरू में नहीं आया बल्कि बीच में आया, माई डैड हावेवर, हालांकि होना चाहिए माई डैड डिडंट एग्री, लेकिन हावेवर बीच में आया। तो अब इस हावेवर को दोनों जानिब कॉमा लगाएंगे। इस तरह वी वर बिलीव इट और नॉट इन मदीना। हाँ, तुम मानो या ना मानो हम मदीने में थे, तुम मानो या ना मानो हम मदीने में थे। तो अब हमें बोलना था वी वर इन मदीना, इतना ही बोलना था कि हम मदीना में थे, लेकिन एक इजाफा किया है बीच में, एक बिलीव इट और नॉट, तो अलग से लाए हैं, एक ताबीर आई है, एक जुमला अलग से आया है। तो
उसके दोनों जानिब कॉमा लगाना ज़रूरी है। इस तरह अल्लामा इकबाल द फेमस पोइट वाज अ ग्रेट थिंकर, मशहूर शायर अल्लामा इकबाल एक अजीम मुफक्किर थे। तो ये देखिए बीच में अल्लामा इकबाल कहना था अल्लामा इकबाल वाज अ ग्रेट थिंकर, कि अल्लामा इकबाल एक अजीम मुफक्किर थे, लेकिन बीच में थोड़ी सी वजाहत आई है उसकी, द फेमस पोइट, मशहूर शायर। तो अब ये जो बीच में अलग से वजाहत आई है उसके दोनों जानिब कॉमा लगाना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, अगला है कोटेशन मार्क या इन्वर्टेड कॉमा, दोनों कह सकते हैं। वावेन, वावेन दो तरह का लिखा जाता है, इसमें डबल कॉमा होता है और एक होता है उसमें सिंगल कॉमा होता है, यानी कि दो तरह लिखते हैं, ये तरीक़ा दिया हुआ है। किसी भी ख़ास हर्फ, नंबर, लफ्ज़, जुमला, ये बड़ी तहरीर या किसी के कौल को नक़ल करते वक्त कोटेशन मार्क का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आई इज़ माई फेवरेट लेटर, आई मेरा पसंदीदा हर्फ है। अब आई के एक ख़ास लेटर के बारे में बता रहे हैं, आई कि आई जो है, आई ये मेरा फेवरेट लेटर है। तो अब इसके बारे में चूँकि बता रहे हैं ख़ास तौर पे, इसीलिए इसके दो जानिब इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। इस तरह अगला है 6 इज़ माई फेवरेट नंबर, 6 मेरा पसंदीदा नंबर है। 6 के बारे में ख़ास लफ्ज़ नंबर है, इसके बारे में बता रहे हैं, इसलिए इन्वर्टेड कॉमा इसके दोनों जानिब लगाएं। इस तरह अगला है स्ट्रैटेजिक, स्ट्रैटेजिक इज़ अ डिफ़िकल्ट वर्ड टू प्रोनाउंस। लफ्ज़ स्ट्रैटेजिक का लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ मुश्किल से होता है, यानी ऐसा लफ्ज़ है स्ट्रैटेजिक कि इसका तलफ़्फ़ुज़ मुश्किल होता है। तो हम एक ख़ास लफ्ज़ के बारे में बता रहे हैं, स्ट्रैटेजिक के बारे में, कि ये ऐसा लफ्ज़ है जिसके बारे में तलफ़्फ़ुज़ करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अब इसमें इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। इस तरह आई मिस यू इज़ माई फेवरेट सेंटेंस, मैं तुम्हें याद करता हूँ, ये पूरा का पूरा मेरा पसंदीदा जुमला है। इस जुमले के बारे में बता रहे हैं कि ये जो जुमला है ना, सेंटेंस आई मिस यू, ये पूरा का पूरा मेरा फेवरेट सेंटेंस है, फेवरेट जुमला है। तो अब चूँकि इस पूरे सेंटेंस के बारे में बता रहे तो पूरे सेंटेंस के दोनों जानिब इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। इस तरह समवन सेड एवरी मोमेंट इज़ अ फ्रेश बिगनिंग, किसी ने कहा था हर लम्हा एक नई शुरुआत होती है। तो किसी का कॉल को नकल कर रहे हैं, एवरी मोमेंट इज़ अ फ्रेश बिगनिंग, तो अब इनके दोनों जानिब इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। नोट, नोट नंबर 1, पहला नोट ये है कि आप चाहे तो डबल इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल करें या सिंगल इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल करें, कोई मसला नहीं है, दोनों कर सकते हैं। नोट नंबर 2, दूसरा नोट यह है कि लेकिन जब किसी कोटेशन वाले जुमले या इबारत के अंदर भी किसी लफ्ज़ पर आपको कोटेशन मार्क लगाने की ज़रूरत हो, यानी एक जुमला या कोई इबारत ज़िक्र कर रहे थे जिसको किसी के, और उसमें कोटेशन आपने लगाया था चूँकि दूसरे का जिक्र कर रहे थे, उसके बीच में भी किसी ख़ास लफ्ज़ या उसमें जुमले में लगाने की ज़रूरत पड़ गई आपको कोटेशन, तो कैसे करेंगे? तो वहाँ पर जो बीच में ज़रूरत पड़ी है आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ही लिखेंगे, चूँकि आप डबल वाला पहले यूज़ कर चुके हैं दोनों जानिब, तो बीच में सिर्फ सिंगल वाला यूज़ करेंगे। जैसे ही आस्क्ड मी कैन यू प्रोनाउंस द वर्ड ऑल बीट, उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम लफ्ज़ ऑल बीट का तलफ़्फ़ुज़ कर सकते हो। अब देखिए आपने किसी का कॉल नकल किया था, किसी ने पूछा था आपसे कि कैन यू प्रोनाउंस द वर्ड ऑल बीट, तो कैन यू प्रोनाउंस द वर्ड ऑल बीट, ये पूरा दोनों जानिब आपने इन्वर्टेड कॉमा दिया, हमने दिया, लेकिन बीच में एक लफ्ज़ है ऑल बीट, तो इस पर भी आपको कॉमा देने की ज़रूरत पड़ी, इन्वर्टेड कॉमा, तो अब इसमें सिंगल वाला देंगे, डबल वाला नहीं देंगे। इस तरह माई डैडी सेज ही लव्स द लेटर एल सिंस चाइल्डहुड, मेरे वालिद साहब कहते हैं कि उन्हें एल हर्फ बचपन से पसंद है। तो हम वालिद साहब का कॉल नकल कर रहे हैं, ही लव्स द लेटर एल सिंस चाइल्डहुड, तो इसमें इन्वर्टेड कॉमा लगाए थे डबल वाला। अब बीच में लफ्ज़ एल के बारे में, लेटर एल के बारे में थोड़ी सी वजाहत देनी थी, उसी के बारे में बात हो रही है, इसीलिए वहाँ पर भी इन्वर्टेड कॉमा की ज़रूरत पड़ी। तो अब यहाँ पर एल के दोनों जानिब सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। उम्मीद है बात कुछ हद तक समझ में आ गई होगी, मिसालों से वाज़ेह हो रही होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला है कॉलन। कॉलन का माना होता है राब्ता या शरह। इसे किसी भी कोटेशन सेंटेंस से पहले कॉमा की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इससे पहले था ना कि कोटेशन वाले जो ताबीर या सेंटेंस या कोई भी इबारत हो उससे पहले कॉमा लगाते हैं, लेकिन आप कॉमा की जगह कॉलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही सेड आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, तो ही सेड के बाद कॉमा लगाते थे, चूँकि इन्वर्टेड कॉमा आगे आ रहा तो उससे पहले कॉमा लगाते थे, पिछले वाले में लगाया था, तो यहाँ पर कॉलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह ही आस्क्ड मी डू यू नो हु आई एम, उसने मुझसे पूछा क्या तुम मुझे जानते हो, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। तो ये जो ही आस्क्ड मी के बाद कॉमा लगाए थे पहले, तो यहाँ पर कॉलन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है कि जब भी किसी भी चीज़ की लिस्ट या तकसीम बताने के लिए, जब हम
लिस्ट बताते हैं, तकसीम बताते हैं, तो वहाँ पर एक कॉलन लगा देते हैं, उसके बाद आगे बताते हैं। जैसे आई हैव मैनी थिंग्स, अ पेन, अ बुक, अ लैपटॉप एट्सेट्रा, कि मेरे पास कलम, किताब और एक लैपटॉप वगैरह बहुत कुछ है, या मेरे पास बहुत कुछ है, एक कलम, एक किताब और एक लैपटॉप वगैरह। तो जो लिस्ट बताए हैं उससे पहले कॉलन का इस्तेमाल किया। इस तरह आई हैव मैनी फ्रेंड्स, तनवीर, तस्लीम एंड सिद्दीक etc। मेरे पास मेरे बहुत से दोस्त हैं, जैसे तनवीर, तस्लीम और सिद्दीक वगैरह। तो आई हैव मैनी फ्रेंड्स के बाद कॉलन लगाए हैं, इसलिए कि अब आगे हम एक लिस्ट बयान कर रहे हैं, तनवीर, तस्लीम एंड सिद्दीक वगैरह वगैरह। इस तरह देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंसेज। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंसेज। टेंस यानी ज़माने की 3 किस्में हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो अब हम यहाँ पर एक तकसीम कर रहे हैं, तकसीम बता रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम तकसीम बताएंगे, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंसेज, तो फहरिस्त लाने से पहले कॉलन का इस्तेमाल होता है। आगे अगला है कि वक्त और तनासुब बताने के लिए, जब वक्त का तज़किरा हो या तनासुब का तज़किरा हो, उस वक्त भी कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे 3 AM 5:30 PM, 3 बजे दिन, रात 5:30 बजे। तो ये देखिए 3 जो लिखा हुआ उसके बाद कॉलन का इस्तेमाल हुआ, इस तरह 5 लिखा उसके बाद कॉलन का इस्तेमाल हुआ, फिर आगे हम मिनट वगैरह लगाते हैं। इसी तरह तनासुब 3, उसके बाद कॉलन है 2, फिर 5:3। इस तरह तनासुब बताते हैं कि 5-3 तनासुब किसी चीज़ का, 5-3 यानी रेशियो 5-3 है या 3-2 है, इस तरह बताते हैं। तो अगले पार्ट में वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीन पे आ रही ये वीडियो ज़रूर देखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।